दोस्तों ये काफी सारी रिसर्च में साबित हो चुका है कि जो लड़के अपनी क्लास में बहुत कमजोर होते हैं या बैक बेंचर होते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे जाकर बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। चीन के सबसे अमीर आदमी जैक मा कहते हैं, मेरी क्लास में सबके सब पास हो गए थे, सिर्फ मुझे छोड़कर, और आज वह सब मेरी कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, जो लड़के अपनी क्लास में टॉप नहीं आ सकते, वह जिंदगी में टॉप पर कैसे चले जाते हैं? इसके पीछे का साइंस क्या है? आगे जाकर ऐसा उनके अंदर क्या टैलेंट आ जाता है कि आगे जाकर वो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं? आज तुम देखो, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा कोई एक्टर या फिर राजनेता ही ले लो, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वह देश पर राज कर रहे हैं। तो कुछ तो है जो हमें पता नहीं है और उन लोगों को पता है। मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी को कोई नॉर्मल कहानी मत समझना, ये तुम्हारे दिमाग के तार खोल देगी। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी रोज सुबह से शाम तक एक ही बेंच पर बैठा दिखाई देता था। कोई उसे कुछ दे देता तो कोई नजरअंदाज करके चला जाता। उसके पास न तो कोई कटोरा था, न ही भीख मांगने की पुकार। वो बस बैठा रहता, चुपचाप, शांत। लोग उसे भिखारी समझते थे क्योंकि उसके कपड़े मैले थे और उसके एक पैर में एक जूता था और दूसरे पैर में कुछ नहीं था। एक दिन जब स्टेशन पर भीड़ काफी ज्यादा थी तो एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा आपका एक ही जूता क्यों है? उसने बिना मुस्कुराए कहा, दूसरा कहीं खो गया बेटा, अब इसे ही पहनकर जीना सीख लिया है। बच्चा हंसते हुए चला गया, पर उस आदमी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसी शाम एक आदमी आया, लंबा चमचमाता सूट पहने, और उस अधेड़ से कहा, तुम यहाँ क्या करते हो? कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? उसने उत्तर दिया, मैं काम ढूंढ नहीं रहा, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं। वो आदमी चौंका, लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। अगली सुबह वही लंबा आदमी फिर उसी स्टेशन पर लौटा। भीड़ के बीच उसकी नजर उस अधेड़ पर पड़ी जो इस बार एक कागज पर कुछ लिख रहा था। उसने पास जाकर पूछा, कल तुमने कहा था कि तुम रास्ता ढूंढ रहे हो, कैसा रास्ता? उसने सिर उठाकर कहा, हर किसी को कुछ चाहिए होता है और कुछ देने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास क्या है जो मैं दूसरों को दे सकूं। लंबे आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास देने को क्या है? तुम्हारे पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं है। अधेड़ मुस्कुरा दिया, शायद मेरी यही हालत किसी के काम आ जाए। लंबा आदमी कुछ पल ठहरा, फिर धीरे से बोला, तुम में कुछ है, कुछ ऐसा जो बाकी लोगों में नहीं दिखता, लेकिन तुम अब भी भिखारी जैसे ही सोचते हो। उसने कहा, मुझे क्या सोचना है, ये मैं तय नहीं करता, दुनिया तय कर देती है। लंबा आदमी जाते जाते बोला, दुनिया को क्यों सुनते हो, खुद को सुनो, कल फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद अधेड़ की नींद नहीं आई। सुबह अधेड़ जल्दी उठ गया। स्टेशन पर अब तक हलचल शुरू नहीं हुई थी, लेकिन वह अपनी बेंच पर बैठा नहीं, इस बार वह प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे टहल रहा था। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था जिसमें वह कुछ शब्द लिखता और फिर मिटा देता। कुछ देर बाद वही लंबा आदमी आया। उसने देखा कि अधेड़ अब भी परेशान था। क्या खोज रहे हो? उसने पूछा। अधेड़ बोला, सोचा कि कुछ बेचूं, पर मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। लंबे आदमी ने जेब से एक चमचमाता हुआ पेन निकाला और कहा, ये लो, ये पेन तुम्हारा हुआ, अब तुम्हारे पास कुछ है, बेचो इसे। अधेड़ ने पेन पकड़ा, कुछ पल देखा, फिर कहा, मैं इसे नहीं बेच सकता। क्यों? लंबा आदमी चौंका। क्योंकि इसने मुझे मेरी कीमत याद दिलाई है। ये बेचने की चीज नहीं, ये शुरुआत है। लंबा आदमी मुस्कुराया। अब तुम समझने लगे हो? अधेड़ ने पूछा। लेकिन मैं क्या करूं इस पेन से? लंबे आदमी ने कहा, तय करो कि यह पेन अब भी एक साधन है या सिर्फ एक चीज। अधेड़ चुप हो गया। अगले दिन से अधेड़ आदमी ने कुछ नया करना शुरू किया। अब वह रेलवे स्टेशन के कोने में बैठता और पास आते लोगों के नाम, उनके शहर या उनकी कोई छोटी सी बात पूछकर एक लाइन की कविता लिख देता। आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा ने वो हवा जो हर चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती है। लोग चौंकते, हंसते, खुश होते। कोई सिक्का देता, कोई मुस्कान। पर अब भीड़ उसे भिखारी नहीं समझती थी, बल्कि एक कलाकार की नजर से देखती थी। जो लोग पहले नजर चुराकर निकल जाते थे, अब वहीं उसके पास बैठने लगे। उसी शाम लंबा आदमी फिर स्टेशन पर दिखा। तो अब कवि बन गए हो? उसने पूछा। अधेड़ मुस्कुराकर बोला, नहीं, अब मैं देने वाला बन गया हूं, और देने से जो लौटता है वही असली कमाई है। लंबे आदमी ने उसकी कविता की एक छोटी सी पर्ची जेब में रख ली। अब तुम भिखारी नहीं रहे, उसने कहा। मैं कभी था भी नहीं, मुझे बस खुद की याद नहीं थी, अधेड़ बोला।
अब स्टेशन पर वो आदमी पहचान में आने लगा था। लोग उसे कविता वाले बाबा कहने लगे थे। बच्चे, यात्री, कुल्ली, हर कोई उसकी छोटी छोटी पंक्तियों से अपना नाम जोड़कर खुश हो जाता। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसकी कविताएं संभाल कर रखना शुरू कर दिया। कोई उसे मिठाई देता, कोई चाय। एक दिन एक नौजवान लड़की आई। उसके हाथ में एक पुराना पेज था जिस पर वही अधेड़ की लिखी एक कविता थी। आपको ढूंढने में 2 महीने लगे? उसने कहा। क्यों? अधेड़ चौंका। मैंने आपकी ये कविता अपने पापा को दी थी। उन्होंने कहा, यह उनके जीवन की सबसे कीमती चीज है। आज वो नहीं है, पर मैंने ठान लिया था मैं उस इंसान को ढूंढूंगी जिसने ये लिखी थी। अधेड़ कुछ नहीं बोला। पहली बार उसके गालों पर एक आंसू टपका। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहती हूं आप मेरी किताब के लिए कविताएं लिखें। अधेड़ चुप था, पर उसके भीतर कुछ गूंज रहा था। उसी शाम लंबा आदमी फिर से दिखा। देखो, अब लोग तुम्हें ढूंढते हैं, उसने कहा। अधेड़ अब स्टेशन के उस कोने से बाहर निकल आया था। उसने पास की एक खाली दीवार पर पोस्टर टांगना शुरू किया। हर दिन एक नई कविता। लोग आते, पढ़ते, फोटो खींचते और सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। धीरे धीरे वो स्टेशन एक पोएटिक स्पॉट बन गया। लड़की जो उसे ढूंढती हुई आई थी अब उसके साथ बैठती थी। वो उसकी कविताएं एक लैपटॉप में टाइप करती, टाइटल सोचती और उन्हें व्यवस्थित करती। उसने कहा, हम एक किताब बनाएंगे, स्टेशन की कविताएं। अधेड़ मुस्कुरा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किताब का लेखक बनूंगा। लड़की बोली, आप लेखक पहले से थे, बस आपको खुद पर यकीन नहीं था। एक दिन वही लंबा आदमी फिर स्टेशन पर आया। इस बार उसके हाथ में एक चाय का कप था जो उसने खुद अधेड़ को लाकर दिया। अब चाय मैं दूंगा, उसने कहा। अधेड़ हंसते हुए बोला, अब तो मुझे लेने की आदत ही छूट गई है। लंबा आदमी मुस्कुराया। कभी कभी लेने देना भी देना होता है। वे दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे, चाय पीते रहे। स्टेशन की भीड़ अब पृष्ठभूमि बन चुकी थी। कुछ ही महीनों में स्टेशन की कविताएं नाम की वह किताब छपकर बाजार में आ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि किताब हाथों हाथ बिकने लगी। स्थानीय अखबारों ने हेडलाइन छापी, स्टेशन के भिखारी से बना शहर का कवि। अधेड़ ने जब यह पढ़ा तो बस मुस्कुरा दिया। उसने ना कभी भिखारी कहे जाने पर ऐतराज किया था, ना अब कवि कहलाने पर घमंड जताया। वो अब भी स्टेशन पर बैठता था, लेकिन अब उसके पास एक टेबल थी, कुर्सी थी और पास में एक बोर्ड लगा था। एक पंक्ति, आपकी जिंदगी के नाम। अब लोग पैसे नहीं देते थे, वो कीमत चुकाते थे। एक दिन वही लंबा आदमी फिर आया। उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था, एक प्रकाशक। प्रकाशक ने कहा, हम चाहते हैं आप अपनी कहानी पर आधारित एक नई किताब लिखें। एक जूता, एक कविता। अधेड़ ने मुस्कुराकर अपनी पुरानी चप्पल की ओर इशारा किया, जो अब भी उसके पास थी। यह रहा पहला अध्याय, उसने कहा। लंबा आदमी बोला, तुम अब सिर्फ कवि नहीं, तुम प्रेरणा बन चुके हो। स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर दीवार पर अब किसी न किसी की लिखी हुई कविता थी। स्थानीय बच्चों ने मिलकर उस जगह को नाम दिया, कविता चौक। रेलवे अधिकारियों ने भी उसे एक पहचान दी, गेस्ट पोएट ऑन ऑफ स्टेशन। अधेड़ अब रोज सुबह स्टेशन आता, बच्चों को कविता लिखना सिखाता और उन्हें कहानियों में छुपे जज्बात समझाता। उसकी टेबल पर अब एक छोटी सी तिजोरी थी जिसमें लोग अपनी मर्जी से कुछ न कुछ डाल जाते, सिक्के, नोट्स या बस एक शुक्रिया। लड़की जो पहले उसकी शागिर्द थी अब उसकी सह लेखिका बन चुकी थी। उन्होंने साथ मिलकर अगली किताब पर काम शुरू कर दिया था, मौन में छुपे शब्द। फिर एक दिन वही लंबा आदमी स्टेशन पर आखिरी बार आया। इस बार उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। कभी किसी भिखारी को फूल दिए हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। अधेड़ ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन एक व्यापारी ने मुझे कभी यह सिखाया था कि हर लेन देन में कुछ देना जरूरी होता है। लंबे आदमी ने गुलदस्ता उसके हाथ में रख दिया और बोला, तुमने मुझे शब्द दिए थे, ये मेरा भुगतान है। स्टेशन की दीवारों पर अब पोस्टर लगे थे, शहर का पहला कविता महोत्सव। मंच पर अधेड़ आदमी बैठा था, उसके बगल में थी वही लड़की और सामने बैठी थी सैकड़ों लोगों की भीड़। कुछ जानकार, कुछ अनजान, कुछ पुराने मुसाफिर और कुछ बस शब्दों के प्रेमी। वो अब मंच से बोलता था, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वो सादगी थी जो स्टेशन की बेंच पर बैठकर लिखी गई कविताओं में थी। महोत्सव के अंत में जब सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे,
अधेड़ की नजर भीड़ में बैठे एक चेहरे पर गई, वही लंबा आदमी। वह दूर से मुस्कुरा रहा था और आंखों से वही पुरानी चमक झलक रही थी। कार्यक्रम के बाद वो मंच पर आया और बोला, आज तुम्हें देखकर लगता है कि वो झूठा अब पूरा हो चुका है। अधेड़ हंसा, नहीं, अब मैं नंगे पांव चलता हूं ताकि हर शब्द जमीन से जुड़ा रहे। लंबा आदमी बोला, अब तुम खुद एक रास्ता बन चुके हो, लोग उस पर चलेंगे। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, जैसे किसी पुराने वक्त को फिर से महसूस कर रहे हों। कुछ महीने बाद स्टेशन के उस कोने में एक नई पट्टिका लगाई गई। एक जूता, एक कविता, यहां से शुरू हुई थी एक सोच। अधेड़ अब स्टेशन पर रोज नहीं आता था, लेकिन जब भी आता, कोई ना कोई पुराना मुसाफिर उसे पहचान लेता। वह अब शहर के अलग अलग स्कूलों और संस्थानों में जाकर कविताओं की कार्यशालाएं लेता था। उसकी किताबें अब कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी थीं। लड़की अब उसकी सहयोगी नहीं, उसकी साझेदार थी। दोनों मिलकर शब्दशाला नाम का एक ट्रस्ट चलाते थे, जहां बच्चों को लिखने, महसूस करने और खुद को पहचानने की कला सिखाई जाती थी। एक दिन एक छोटा बच्चा स्टेशन पर अकेला बैठा था, फटे कपड़ों में सहमा सहमा। अधेड़ उसके पास गया और पूछा, क्या खो गया है? बच्चा बोला, कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक पुराना जूता है। अधेड़ मुस्कुराया और अपने पास से एक कागज पर कुछ लिखकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। लिखा था, तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी शुरुआत है। बच्चे ने वो पंक्ति पढ़ी और पहली बार मुस्कुराया। उस शाम स्टेशन की हवा कुछ और हल्की लग रही थी, जैसे किसी और कहानी ने जन्म लिया हो।